साथियों नमस्कार। आज थोड़े से भयावह समय में जब सारा विश्व इस महामारी के साथ जूझ रहा है, जयरंगम भी पूरी कोशिशों के बावजूद फिजिकली हैपन नहीं हो पा रहा। तो जैसा सारे विश्व में हो रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि वर्चुअली आपसे जुड़ पाए। तो जयरंगम की इस बार के फेस्टिवल की सबसे पहली संध्या में हम इस बड़े पैनल डिस्कशन को ला रहे हैं। आप रूबरू होंगे यहाँ पर। अजीत जी इसे मॉडरेट करेंगे और हमारे साथ हैं राम गोपाल बजाज जी, गिरजा शंकर जी, फिरोज अब्बास खान जी और त्रिपुरारी शरण जी। तो आज सब लोग थिएटर और उससे चुने हुए विषय पर बातचीत करेंगे। मैं अजीत जी को कहूंगा कि आज की शाम की शुरुआत करें और सभा को आगे लें। दोस्तों, हम आज की बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं रामगोपाल बजाज जी। आदरणीय रामगोपाल बजाज जी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक हैं और उन्होंने बहुत सारी नई अवधारणाएं रंगमंच के क्षेत्र में उनको लाने का श्रेय है। जैसे भारत रंग महोत्सव रामगोपाल बजाज जी ने शुरू किया, बच्चों के लिए जश्न बचपन रामगोपाल बजाज जी ने शुरू किया, उसके अलावा बाल संगम शुरू किया। रामगोपाल बजाज जी ने थिएटर की कई पत्रिकाएं, थिएटर इंडिया और रंग प्रसंग शुरू किया और कई जैसे हबीब तनवीर को ले गए और बहुत सारे आयोजन उन्होंने शुरू किए। वो बहुत बड़े रंगकर्मी हैं हमारे देश के और उन्होंने सैकड़ों नाटक किए हैं, लिखे हैं, अनुवाद किए हैं, अभिनय किया है। और यदि मैं उनका विस्तृत परिचय यहाँ दूं तो ये सारा समय उसी में चला जाएगा। तो सब लोग आदरणीय रामगोपाल बजाज जी को जानते हैं। हमारे बीच पैनल में फिरोज अब्बास खान हैं जो कि एमिनेंट थिएटरिस्ट हैं और वो खुद फिरोज अब्बास खान खुद एक अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड हैं, सभी संस्थाओं और सभी उपक्रमों से ऊपर, और वो खुद एक अपने आप में संस्था है। और मुगले आजम में तो उन्होंने कमाल कर दिया है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं अब कि हिंदुस्तान भी ब्रॉडवे के स्टैंडर्ड का थिएटर कर सकता है। ऐसा फिरोज अब्बास खान ने संभव बनाया है। उनकी फिल्में गांधी माई फादर और देख तमाशा देख बहुत चर्चित रही हैं और जमाने से रंगमंच से जुड़े रहे हैं। तो उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया माने कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के पूर्व निदेशक और पब्लिक इंटेलेक्चुअल और रंगमंच जैसे और सिनेमा से जुड़े हुए श्री त्रिपुरारी शरण जी मौजूद हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, हमारे लिए भीष्म पितामह की तरह कुलगुरु गिरजा शंकर जी हैं, जो पिछले 50 सालों से पत्रकारिता में और संस्कृति की पत्रकारिता में सक्रिय हैं और उनका साप्ताहिक कॉलम रंगमंच पर जो छपता है वो बहुत पढ़ा जाता है। वो भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए हम आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है कि भारत में रंगमंच प्रशिक्षण की संभावनाएं और चुनौतियां। दोस्तों, आप सब जानते हैं और मैं इस बात को लेकर बार बार कहता रहा हूं कि हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, पटियाला और देश के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में और संस्थाओं में, नीनासन थिएटर इंस्टीट्यूट हेगुडू कर्नाटक में बहुत जगहों पर रंगमंच प्रशिक्षण का काम होता है और नौजवान रंगमंच में ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन आज तक मुझे हिंदुस्तान में कभी नहीं लगा कहीं से भी कि हमने पिछले 50 सालों में, या जिसको हम आधुनिक भारतीय रंगमंच कहते हैं, जो मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन से शुरू होता है हिंदी में, तो उसको हम लोगों ने तब से लेकर आज तक कोई नई सैद्धांतिकी हमारे यहाँ विकसित नहीं हुई। हमने देखा कि हम बार बार भरत मुनि का नाम लेते हैं, हम ग्रोटोस्की का नाम लेते हैं, पोलैंड के ग्रोटोस्की का, हम स्तानिस्लावस्की जो रूस के थे उनका नाम लेते हैं, हम ब्रेख्त का नाम लेते हैं जो जर्मनी के थे, हम बड़े बड़े और नाटककारों को लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी नाट्य सिद्धांत के अनुरूप प्रशिक्षण हमारे यहाँ बहुत कम हुआ। और मैं इस पर लगातार लिखता रहूंगा, सवाल उठाता रहूंगा। अब आप बड़े पैनलिस्ट, बड़े विद्वान और लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, जो इस बात की तहकीकात करेंगे कि आखिर हम भारत जैसे देश में जहां 130 करोड़ की जनसंख्या है, जहां 30 से ज्यादा भाषाएं हैं, जहां इतने सारे राज्य हैं और इतनी सारी परंपराएं हैं, उसमें नाट्य प्रशिक्षण और नाट्य शिक्षण की क्या चुनौतियां हो सकती हैं और उसकी संभावनाएं क्या दिखती है आने वाले समय में। खासतौर से हमारा देश अब कोरोना संकट से जूझ रहा है और कोरोना के बाद जो रंगमंच की स्थितियां होंगी उसमें। तो मैं सबसे पहले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और वरिष्ठ रंगकर्मी और जाने माने
नाट्यवेत्ता प्रोफेसर रामगोपाल बजाज जी से अनुरोध करूंगा कि वो संक्षेप में एक इस डिस्कशन में अपनी शुरुआत करें। रामगोपाल बजाज जी। अजित जी, आपने एक साथ भरत मुनि और पोलैंड का जिक्र किया। ग्रोटोवस्की। हाँ, ग्रोटोवस्की का, वो पोलैंड के ही तो थे ना। तो मैं इस बात पर आना चाहूंगा कि हमारे आज के समाज की क्या ये इच्छा है कि रंग कर्म हो, और ये यदि इच्छा है तो जिस तरह से स्पोर्ट्स के लिए या धर्म प्रार्थना के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनते हैं, उस तरह से नगर पालिकाओं को ये आदेश क्यों नहीं देते, ग्राम पंचायतों को ये जगह नहीं देते कि नगर नगर में विद्यालयों के साथ रंग स्थान हो, बच्चों के लिए हो। यदि बाल शिक्षा का वो हिस्सा यदि नहीं होगा तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक महोदय मिस्टर अलकाजी एक बार मेरे से बड़े नाराज हुए थे, क्योंकि मैंने कहा था, मैं वहां का छात्र रहा हूं, कि ये सारी चीजें एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम की तरह से हिंदुस्तान में शुरू हुई। बहुत सही। वरना ये बताइए कि संगीत की, स्पोर्ट्स की, नृत्य की शिक्षा तो बालपन से शुरू होती है, और नाटक की शिक्षा आप सीधे एमए से शुरू करेंगे? ये कैसे संभव है? और इसके कारण क्या है? तो इसमें बहुत सारे इतिहास को भी कुरेदना पड़ेगा, आपको अपने भक्ति आंदोलन का विश्लेषण करना पड़ेगा कि किस तरह से भक्ति आंदोलन के द्वारा हम छिप छिप करके कंदराओं में जिए, बचे, और इसी प्रकार से नाटक हमारे यहाँ लगभग समाप्त हुआ। लोक अवधारणाओं में बचा खुचा रहा। वरना ये बताइए कि मिट्टी की गाड़ी के बाद कौन सा महत्वपूर्ण नाटक पिछले मतलब जब तक अंग्रेज दोबारा आकर के हमारी शिक्षा में, मॉडर्न एजुकेशन में थिएटर को वापस नहीं किया, क्योंकि उनकी सभ्यता में रंगमंच एक हिस्सा था। लेकिन उस बीच में जो हमारा इतिहास रहा है, ये बड़ा विशद हो जाएगा। उनका विश्वास अनुकरण में नहीं था, चित्र खींचने में नहीं था, और इसलिए हमारी नाट्य संपदा को और नाट्य परंपरा को हानि हुई, मुश्किल हुई। बहरहाल, आज जब हम यहाँ आ गए हैं और वापस अब हमारी नई शिक्षा नीति में भी और वैसे भी इस तरफ ध्यान खींचा जा रहा है कि जिस तरह से हम बच्चों के लिए मास्टर रखते हैं, संगीत मास्टर रखते हैं, तबला सिखाने के लिए, संगीत सिखाने के लिए, नृत्य सिखाने के लिए, खेल सिखाने के लिए, स्विमिंग सिखाने के लिए, तो इन चीज़ों को हम फिर बाल भवन बने, फिर नेहरू युवक केंद्र कहीं कहीं बने, तो सारा ये जो हमारा शासन काल रहा है, इससे ये सारा जुड़ा हुआ है। और ये इस पर जाएंगे तो बहुत उल्टी सीधी बहस हो जाएगी। आज की स्थिति सिर्फ ये है कि जब हम इस तरफ वापस आ रहे थे, उसी वक्त सिनेमा का विकास हुआ, तभी टेलीविजन का विकास हुआ, तभी कंप्यूटर का विकास हुआ, उसके बाद ही ये कोरोना आ गया, और अब आज हम बातचीत कर पा रहे हैं यंत्र के माध्यम से। तो हमारा जो पुराना अनुभव था और पुराना कारण था कि साक्षात भावों की अभिव्यक्ति और संप्रेषण, परफॉर्मेंस आवश्यक है, इस आर्गुमेंट में थोड़ा सा झोल पड़ गया है।
जैसे कि अभी अभी आप कह रहे थे और कह रहे हैं कि हम रंगमंच को इस माध्यम से, जिस माध्यम से हम बात कर रहे हैं, कर सकते हैं, कर तो सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है। आखिर सिनेमा की शुरुआत कहाँ से हुई? सीता हरण से हुई। इस तरह के हमारे कथानक हैं, नाटक हैं, काव्य हैं, जिनसे सीता स्वयंवर वगैरह से शुरू, और उसके बाद में पारसी कंपनियां आई, फिर हम नाटक में प्रोजेक्शन भी करने लग गए। तो ये बहुत तरह की सैद्धांतिक बहस तो होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बालक जो पैदा होता है, जो जीव पैदा होता, बालक ही नहीं, क्यों नहीं, चौपाया, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, क्यों नहीं, वो भी तो अभिनय करता है। देखिए बातचीत करके कैसे वो एक दूसरे से जेस्चर करता है, दिखाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जीव की ऊपर वाले की तरफ से, कुदरत की तरफ से एक प्रकृति है कि वो अपने से ज्यादा कुछ होना ही चाहता है, कुछ वो अभिनय करना ही चाहता है, वो नाचना ही चाहता है, और इसके द्वारा वो अपने को जीवंत और आनंदित महसूस करता है। ये अनिवार्य। बज्जू भाई, एक एक यही सवाल उठता है कि आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्र भी रहे, और जब भी हम रंग प्रशिक्षण की बात करते हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक अंतिम पीठ के तौर पर इस देश में माना जाता है। तो क्या आपको लगता है कि वहां की जो प्रशिक्षण प्रक्रिया है वो हमारे देश की जरूरतों के हिसाब से काफी है, या जिस स्वाभाविक अभिनय की प्रवृत्तियों की बात आप कर रहे हैं उसको हमारे आधुनिक रंगमंच प्रशिक्षण प्रक्रिया में शामिल किया गया है? वो मैंने ये कहा ना कि ये एक ऐसी आवश्यकता थी जहां जहां हम अनपढ़, निरक्षर लोग थे, तो वहां एडल्ट एजुकेशन भी तो आवश्यक था ना। तो उसी तरह से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की शुरुआत थिएटर में एडल्ट एजुकेशन के तौर पर से शुरू हुई है। ये मेरा कहना है। ये संभव ही नहीं है। ये बच्चों का बालपन के साथ नाटक करना, अभिनय करना, नाचना, कूदना, खेलना, तैरना, ये सारा बाल सुलभ वृत्तियां हैं, उसको नष्ट ना होने दीजिए। जब तक हम 20 साल के होते हैं तब तक जो हम अभिनय सीखते हैं अपने परिवारों से सीखते हैं। समाज में जो झूठ पनप रहा होता है, एक दूसरे के साथ दिखावा कर रहे होते हैं, उससे सीखते हैं। वो एक स्वाभाविक वृत्ति है, लेकिन विधिवत उसका प्रशिक्षण बाल काल से हो सकता है, जैसे कि संगीत का हो सकता है, होता है, जैसे नृत्य का आप होता कहना है। ये चाहते हैं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में रंगमंच को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए तो इससे बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा? बिल्कुल फर्क आएगा, और ये आना अनिवार्य है, इसलिए कि ये अब ये बातें खुलेंगी तो ठीक नहीं होगा, लेकिन जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब मिस्टर दुआ साहब ने मेरे से पूछा था कि वो क्या कर सकते हैं हमारे लिए। तो हमने ये कहा था कि यदि आप कुछ भी हम लोगों का भला करना चाहते हैं तो बाल शिक्षा में रंगमंच को शिक्षा पद्धति से जुड़वा दीजिए। इसके दो अनिवार्य कारण हैं, एक तो बच्चों का भला, दूसरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ने के बाद हमारे लिए काम कहाँ है, कहाँ काम है? हमें जिस चीज के लिए शिक्षा दी गई उससे तो रोजी रोटी नहीं मिल रही थी। मुझे सौभाग्य है कि मैं वहां टीचर भी हो गया था, या कुछ 10-5 लोग हो गए थे। रंगमंडल कहाँ है? और दूसरे, समाज में जिस चीज के लिए आप शिक्षण देते हैं उस कार्य की जगह कहाँ है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आज भी हो रही है, पहले भी हो रही है। रविंद्रनाथ के की सदी के समय में कुछ रविंद्रालय बने थे, लेकिन नाट्य मंडलियां कहाँ बनी? नाट्य मंडल, नाट्य करना काम में है भी कि नहीं, या कि एक दुष्कर्म है,
ये एक समाज में काफी दिनों तक इस पर आक्षेप रहा है। ये दूसरी बात है कि मध्यवर्गीय समाज जब टेलीविजन में उनके बच्चे दिखने लग गए तो वो अपने बच्चे बच्चियों को वहां भेजने के लिए उतावले होने लग गए, और इसलिए फिर अब वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या विश्वविद्यालय के विभागों में अपने बच्चों को भेजने लग गए। अन्यथा ज्यादातर नाट्य प्रशिक्षण करके, अभिनय का प्रशिक्षण लेकर के अभिनेता को टेलीविजन या सिनेमा में जाना पड़ता है, और क्यों न जाए, वो उनका नैतिक अधिकार तो बनता है। लेकिन सामाजिक रूप से आप देखिए कि उनको आपने सिखाया तो नाटक करना था, नाटक करने देने के लिए या होने के लिए कोई योजना नहीं है, न पंचवर्षीय योजना है, न 1 वर्षीय योजना है, न समाज में कोई योजना है। चलिए, ये तो सच है कि सरकारी स्तर पर और समाज के स्तर पर रंगमंच के लिए बहुत अच्छा इकोसिस्टम आपका कहना है कि देश में मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बाद भी बज्जू भाई आप जुड़े रहे हैं। मैं आपको ध्यान दिलाता हूं कि 2 करोड़ नौजवान इस देश में, आप सभी भाषाओं को कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिला लीजिए, और एक मंडली में यदि 50 लोग काम करते हैं, दरी बिछाने से लेकर और लाइट जलाने तक, तो 2 करोड़ नौजवान उससे जुड़े हुए हैं। बिना सरकारी समर्थन के भी इस देश में 2 करोड़ नौजवान आखिर अपनी जान की बाजी लगाकर नाटक कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपका ये डेटा मुझे विश्वसनीय नहीं लगता है? चलिए, इसको हम लोग साबित करेंगे कि 2 करोड़ है कि नहीं, लेकिन 2 करोड़ हैं, और बंसी कौल का ये डेटा है जिसको मैंने मान लिया। मैं साइंटिफिक तौर पर बता रहा हूँ। तो माफ कीजिए अजीत जी, उनके लिए कुछ सही कह रहे हैं। उनके लिए कुछ सोच है क्या बज्जू भाई हमारे रंग प्रशिक्षण में, कि वो नौजवान जो देश भर में रंगमंच कर रहे हैं उनके लिए? देश में रंगमंच करने वाले नौजवानों के एक बहुत बहुत बड़े वर्ग को बहुत नजदीक से मैं अपने शहर में देखता हूँ, और उसी आधार पर उसको मैं एवरेज करूंगा तो 2 करोड़ नहीं, 20 लाख लोग नहीं जुटेंगे। अजीत भाई, आप कहाँ से ये डेटा लेकर के आए? चलिए, ये डेटा बंसी कौल ने कल्चर मिनिस्ट्री को सबमिट किया है। किया होगा, वो एक अतिरंजना है। ठीक वैसे ही अतिरंजना है जैसे मैं कहूं कि संसार की जनसंख्या 8 अरब के करीब है, और मैं कहूं कि 8 अरब एक्टर्स हैं इस धरती पर। तो इसको मैं साबित इस तरह से करूंगा कि हर जीव जो पैदा हुआ है वो नट पैदा हुआ है। वो आणविक तौर पर एटॉमिकली वो डांस करता है, वो एटॉमिकली एक्सपांड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। चलिए, हम संख्या में ना उलझे, हो सकता है 2 करोड़ या 30 लाख ही मान ले त्रिपुरारी जी का, तब भी उनके लिए हमारे रंग प्रशिक्षण में कोई जगह, कोई प्रोग्राम, कोई परियोजना है कि नहीं हमारे देश में? रंग प्रशिक्षण तो तब होगा ना, उनका शिक्षण के लिए हम तब वहां जाएंगे ना जब हमें शिक्षा के बाद वह काम करने का मौका मिले, उसकी कोई संभावना दिखे। बंद है ये समाज, और यह समाज बंद है जिसके यहाँ नाट्य शास्त्र पंचम वेद माना गया था, जहां ये कर्म जो है ये एक पवित्र कर्म माना जाता था। तो इसमें जो दुरभिसंधियां हैं, आपको इतिहास की पड़ताल करनी पड़ेगी 2000 साल की, उस उठापटक में बहुत उलझ जाइएगा। इसलिए बेहतर ये है कि सीधी बात है, जैसे आप संगीत, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, दूसरी चीजें बचपन से सिखाते हैं, भाई नाटक भी सिखाइए, उसके लिए भी जगह दीजिए। बच्चे में वह संभावना बचपन से है। वो जब आप सूरदास को पढ़ लीजिए, जब पालने में बच्चा लेटा हुआ होता है, तब जब वो अल्ल बल्ल करता है, ऊपर लटके हुए बलून, गेंद या किसी रंग को देखे वो कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? वो ट्रांसफर कर रहा होता है उस फॉर्म को, उस कलर को अपने स्वर में प्रतिक्रिया करके। ये उसकी प्राकृतिक कुदरती चीज है। आप इसको मर जाने दे रहे हैं, और मर जाने नहीं दे रहे हैं, समाज में दूसरी तरह का अभिनय करने के लिए उसको मजबूर कर रहे हैं, झूठ बोलता रहता है। जबकि अभिनय करना रंगमंच में झूठ को उजागर करना होता है।
जबकि समाज में जो अभिनय होता है वो झूठ को छिपाने का अभिनय हो रहा होता है। तो ऐसे तो अभिनय सब कोई सीख ही रहे होते हैं, हमारे नेताओं से ज्यादा अभिनय हम थोड़ी कर सकते हैं। बच्चू भाई, तो इसके लिए फिर संभावनाओं पर थोड़ी बात करें कि हमारे देश में आपको क्या संभावनाएं दिखती हैं भविष्य में? पंचायतें, जो भी ढांचा हमारे पास मौजूद है, जो हमारे ठीक है। शिक्षण संस्थानों में एडल्ट एजुकेशन के तौर पर ही सही, लेकिन करीब करीब 30-40 विश्वविद्यालयों में और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय और ऐसे बहुत सारे विद्यालय में हो रहा है नाट्य प्रशिक्षण और नौजवान जा रहे हैं वहां, उसमें क्या संभावनाएं आपको दिखती है? वहां पर प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षकों का शिक्षण होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स को के वर्कशॉप होने चाहिए, जो हमने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कुछ अर्सा किए हाँ, थे। आपने शुरू किया था, लेकिन वो बाद में चल नहीं पाया, इसलिए कि अभी तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संगीत नाटक अकादमी वगैरह कल्चर की चीजें कभी तो एजुकेशन मानव संसाधन का हिस्सा बनती हैं, कभी आईएनबी का हिस्सा बनती है, कभी टूरिज्म का हिस्सा बनती है। ऐसा भी होता रहा है, ये आप इतिहास उठा देख लीजिएगा। इसको शिक्षण से जोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षण में यदि संस्कृति नहीं है, कल्चर नहीं है, तो फिर सिर्फ टेक्नोलॉजिकल या ज्ञान का जो भंडार है वह तो राक्षस ही बनाएगा। आपको संस्कृति के निकट आना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि यदि इस समाज में संगीत, नृत्य, अभिनय, नाट्य आदि बचपन से बच्चा अगर सीखे तो ये समाज कम क्रूर होगा, कम झगड़े करेगा, उसका जो रोष या दूसरे अहम की तुष्टि है वो दूसरे कामों से शायद पूरी हो जाएगी। ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी औषधि को छोड़ रहे हैं। इसको सारे यूनिवर्सिटी थिएटर डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए जाने चाहिए अगर आप बाल शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में नाट्यकर्म को नहीं देते हैं और रंग मंडलियां नहीं बनाते हैं अलग अलग भाषाओं में, मातृभाषाओं में, क्षेत्रीय या लोक नाट्य विधाओं में। ये अनिवार्य आवश्यकता है इस राष्ट्र की ही नहीं, मनुष्यता की। और उसकी संभावनाएं वहां हैं, पूरी तरह से हैं। पंचायतों में है, नगर पालिकाओं में है, केंद्रीय विद्यालयों में है, बाल भवनों में है, युवक केंद्रों में है। उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हैं पंचायती राज करके? आप बहुत अच्छा कह रहे हैं बज्जू भाई, और इसका थोड़ा बहुत प्रयोग कर्नाटक में किया गया था और कर्नाटक में पंचायत स्तर पर उसकी कोशिशें हुई थी। अब मैं सीधे आना चाहूंगा, अभी हम एक राउंड बातचीत कर लें। त्रिपुरारी शरण जी, आपने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में रंगमंच शुरू किया, उसके बाद आप पढ़ाई लिखाई के बाद प्रशासनिक सेवा में चले गए, फिर आप FTII पुणे के डायरेक्टर रहे, आपने फिल्में भी बनाई और रंगमंच की गतिविधियों से जुड़े रहे। आपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पिछले 2 सेमिनारों में और संगोष्ठियों में बहुत ही विचारोत्तेजक वक्तव्य दिए हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस विषय के बारे में आपकी क्या राय है? त्रिपुरारी शरण जी। बहुत सारे प्रश्न बज्जू भाई ने उठाए हैं। मैं एक दूसरे तरीके से शुरुआत करना चाहता हूं अजीत जी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं और इसके बारे में कहीं कोई मतभिन्नता नहीं हो सकती है। जिस देश ने हमें गुलाम किया, 250-300 साल तक उन्होंने राज किया हमारे ऊपर, उस देश की राजधानी में चले जाइए आप, तो एक इलाका है वेस्ट एंड। अकेले वेस्ट एंड इलाके में 40 थिएटर्स हैं और ऐसे थिएटर्स हैं जिसमें से कोई 300 साल पहले का बना हुआ है, कोई 200 साल पहले का बना हुआ है, कोई 100 साल पहले का बना हुआ है। और आप अमूमन जिस दिन वहां पे कोई नाटक हो रहा है, उस नाटक के लिए टिकट लेने जाएंगे
और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ, तो उस दिन का टिकट आपको वहां पे नहीं मिलेगा। आपको पहले से बुकिंग करनी होती है। एक छोटी सी जगह है उसी इलाके में कहीं दूर पे, जहाँ पे जो लोग टिकट वापस कर देते हैं, उनका वो टिकट आप जा करके सस्ते दाम में लास्ट मिनट में खरीद सकते हैं। कुछ इसी तरीके का वाकया आपको देखने को मिलेगा ब्रॉडवे में, न्यूयॉर्क। वहां भी एक पूरा का पूरा स्ट्रीट है जिसमें पता नहीं, अब वहां की संख्या तो मुझे ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन वेस्ट एंड के बारे में मैं जानता हूं 40 थिएटर्स हैं सिर्फ उस इलाके में, लंदन शहर में। अब एक दूसरी बात सुनाता हूं आपको, और दोनों जुड़े हुए हैं। ये आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है, जब मैं दूरदर्शन का महानिदेशक था, तो मुझे बुला के ले गए कुछ थिएटर और सिनेमा कर्मी लोग गुड़गांव शहर में। एक इसी तरीके का सेमिनार था, क्या उसका विषय एग्जैक्टली था मुझे याद नहीं है, लेकिन जो मार्के वाली चीजें होती है ना, जो मेरे मुंह से सत्य के रूप में निकल जाता है, वो सब चीजें हमारे दिमाग में, हमारे हार्डवेयर में कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहती है। मैंने वहां पे लोगों से कहा, ये जो नया शहर बसा है पूरा का पूरा गुड़गांव शहर, गुरुग्राम शहर को बसाने में पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, और उस गुरुग्राम शहर में कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर एक वो एपी सेंटर जहां पे ये सेमिनार हो रहा था, वो बस एक केंद्र था, और दूसरा वो बगल में थोड़ी दूर पर बंद होता था, वो नाटक चलता था, कई वर्षों तक चला था। हमारा एक शिष्य था, वही उसमें लीड रोल करता था। अजीब सा नाम है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। हाँ, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, लेकिन नहीं, वो उसका नाम, वो कैरेक्टर का नाम मुझे नहीं याद है। एनीवे, तो जंगूरा, हाँ, जंगूरा, एकदम जंगूरा। मैं और फिरोज भाई मुझे ले गए थे उसको दिखाने के लिए। तो जंगूरा, तो वो जंगूरा का जो लीड रोल था ना, नितिन गोयल, वो हमारा स्टूडेंट था। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, इन बातों का रिलेवेंस आपको लगता है अजीत भाई, आपके थिएटर ट्रेनिंग? अब थिएटर ट्रेनिंग पे हम आते हैं, क्योंकि थिएटर ट्रेनिंग विल बी ओनली एज गुड एज योर लार्जर इकोसिस्टम ऑफ थिएटर इन द कंट्री। आज क्या है, हमारे यहाँ दुकान और संस्थान, इन्हीं दोनों के बीच में ये चल रहा है सारा। अब थिएटर, बज्जू भाई तो नेशनल स्कूल के डायरेक्टर रहे, वहां से पास आउट किए हुए बच्चे मतलब 2-4 ही ऐसे मिलेंगे जो कि जिस उद्देश्य से, जिस पावन उद्देश्य से वो गए थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, उस उद्देश्य को वो आगे भी फॉलो कर रहे हैं, उसको परस्यू कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं क्यों? मतलब उनके ऊपर कोई मजबूरी तो नहीं है, इट्स देयर लेजिटिमेट राइट टू डू व्हाट दे वांट टू डू। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं आपके समाज के लार्जर इकोसिस्टम को। आप उसको छड़प करके कोई नया अध्याय नहीं चालू कर सकते। उस अध्याय को चालू करने के लिए इस 130 करोड़ की आबादी वाले देश में, जैसा बज्जू भाई ने भी कहा, आपको एक ओरिएंटेशन देना पड़ेगा, कल्चरल ओरिएंटेशन देना पड़ेगा। जिस देश की पूरे बजट का 0.01% खर्च होता है कल्चर मिनिस्ट्री के बजट में, वहां आप क्या कल्चरल ओरिएंटेशन दे सकते हैं बताइए? और ये आज से नहीं, वर्षों से चला आ रहा है सिलसिला, वर्षों से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो अब इसके पीछे आप क्या कहेंगे? We are a democracy, so we elect the people that we want, elect the people who should rule us. हमारा आर्टिकुलेशन कहाँ है? We do not articulate our viewpoints, है ही नहीं। हम अशिक्षित समाज हैं, और अशिक्षित समाज को वही मिलेगा जितनी की उसकी आकांक्षा होती है। उसकी आकांक्षा सीमित है, हम सीमित आकांक्षा में जी रहे हैं। सवाल ये है कि थिएटर
देखिए सिनेमा में भी वेस्टर्न वर्ल्ड में जो 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 डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे अगर आप तो सिनेमा के इतने बड़े लेखक हैं, आप जानते होंगे कि सारा सिनेमा जो है मेन स्ट्रीम सिनेमा वो अलग है और इंडिपेंडेंट सिनेमा अलग है। दोनों के जो फीडर रूट्स हैं वो अलग अलग हैं। उसी तरीके से थिएटर में जो पॉपुलर थिएटर है वो अलग है और जो एक तरीके से कह लीजिए कि माने रंगमंच की जो विशेषताओं को, जो उसकी अपनी विशेषताएं हैं, उनको साथ लेकर के चलने वाला जो थिएटर है, जिसको कि आप देखते हैं जयरंगम में देखते होंगे, भारंगम में देखते हैं, वो एक अलग है। लेकिन सवाल ये है कि देखिए खिलाड़ी भी जब अपने से बेहतर खिलाड़ी के साथ खेलता है और बार बार खेलता है, बार बार खेलने का उसको जब मौका मिलता है, तभी वो परिष्कृत होकर के एक स्तरीय खिलाड़ी बनता है। यानी कि मौका मिलना चाहिए उसको, अपॉर्चुनिटी, है ना। He has to necessarily contest with people of his ability and better ability. तो वो तो है ही नहीं आपके पास, आप करेंगे क्या? ये तो मूल प्रश्न है। आप बताइए ना कि जैसे फिरोज ने किया मुगले आजम, इतना बड़ा शो हुआ। मैं तो कहता हूं जब मुगले आजम आपके पॉपुलर कल्चर की इतनी बड़ी चीज है तो उसका तो 2 साल तक लगातार शो चलना चाहिए। आप जाइए वेस्ट एंड में लायन किंग का आज भी टिकट नहीं मिलेगा। लायन किंग का टिकट आज भी उस दिन नहीं मिलेगा। अभी कोरोना में तो शायद बंद ही होगा या क्या होगा, लेकिन उस दिन आपको लायन किंग का टिकट नहीं मिलेगा जिस दिन आप देखना चाहते। तो बहुत अंतर है, बहुत लंबी दूरी हमें तय करनी है और उसकी विशिष्टताओं और विशेषताओं पर बात करने के लिए तो आपको सेमिनार अलग से रखना पड़ेगा। तो आपको कोई संभावना दिखती है रंग थिएटर ट्रेनिंग की हमारे देश में, जो गिवन सर्कमस्टांसेज में बात कर रहा हूं थोड़ा सा समेट कर, कि जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, उसके बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसके बाद पटियाला यूनिवर्सिटी और बहुत सारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर में, जैसा बज्जू भाई ने कहा कि एडल्ट एजुकेशन ही सही लेकिन फिर भी 50 विश्वविद्यालयों में थिएटर की ट्रेनिंग होती है। त्रिपुरारी जी, आपको क्या संभावना दिखती है, कुछ की अच्छी संभावनाएं दिखती है भविष्य में? नहीं, संभावनाएं तो बहुत अच्छी, मैं आपको बताता हूँ। मेरी पतोहू है, मतलब मेरे बड़े भाई साहब की अपनी पतोहू है, वो हार्वर्ड से उसने पिछले साल ग्रेजुएशन किया, मतलब MBA किया हार्वर्ड से। IIT खड़गपुर की ग्रेजुएट है वो और उसका पति यानी मेरा भतीजा जो है, दोनों। ये ब्रेन कंपनी एक वो ग्लोबल लेवल कंसल्टिंग कंपनी है, उसमें काम करती है और उसने साथ साथ एक स्टार्टअप खोला है अर्ली स्टेप्स करके। उसका पूरा प्रेमाइज यही है कि जो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या गवर्नमेंट में हो या पॉलिसी लेवल काम करने वाला हो, उसमें उसकी प्रगति के डिटर्मिनेंट में, मेजर डिटर्मिनेंट में उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी आती है। तो चूंकि हमारे देश में कम्युनिकेशन एबिलिटीज को डेवलप करने का कोई जरिया नजरिया है ही नहीं, अपना स्कूल में कुछ एक दो प्ले में काम कर लिया, कुछ कर लिए, वो हो गया, बस उससे हो जाता है। इसीलिए उन लोगों ने बाकायदा रिसर्च किया है, MIT और हार्वर्ड के एलुमनाई हैं वो लोग, और उन लोगों ने ये स्टार्टअप खोला है कि कैसे अमेरिका या और भी वेस्टर्न वर्ल्ड के बच्चे जो कम्युनिकेशन एबिलिटीज जिनकी डेवलप्ड होती हैं फ्रॉम स्कूल लेवल ऑनवर्ड्स ओनली, वो कैसे दे गेट बेटर जॉब्स in the corporate world and in other professional spheres. So theater can be an equally powerful input, educational input for developing your communication ability. जब ये हार्वर्ड और MIT के ग्रेजुएट्स इस तरीके से शुरू कर रहे हैं अमेरिका में बैठ करके ग्लोबल प्लेटफॉर्म, और वो ऑनलाइन क्लासेस उनकी हो रही है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर सकते हम?
ये तो एस्टैब्लिश्ड बात है ना कि हम अगर बातचीत में नहीं ठीक होंगे, हमारी एबिलिटी, हमारी क्षमता बातचीत करने की अगर सही नहीं होगी, तो सब कुछ रहते हुए भी डिग्री विग्री सब अलग, और हमारा प्रमोशन रुक जाए क्योंकि बोले ही नहीं आता, हमको व्यवहार करना नहीं आता। व्यवहार का क्या मतलब? व्यवहार इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, whether it is your body language or it is your vocal cord that is speaking. तो ये सारी, इसको एक इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। थिएटर कैन बी अ वेरी, अब वही है ना कि हमारा जो पॉपुलर कल्चर है उसमें इतना डोमिनेंट है सिनेमा इतना ज्यादा डोमिनेंट है कि बज्जू भाई भी जानते हैं, रहे ही हैं वहां पे, क्या कहते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में लड़कवन सब वहां से निकलेगा, बोला थिएटर करना है, अब मन में कुछ और रहता है, जाएगा 7 बंगला 4 बंगला वहां उधर अपना कोई मकान दुकान खोज करके वहाँ क्या कहते हैं जो बॉम्बे में, नहीं, यहाँ वो जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनके यहाँ सुबह से शाम तक घूमता रहता है। मैंने तो बाकायदा बम्बई में अपने चेलों के यहाँ रह करके देखा है, इसको घूमते रहते हैं सब। बज्जू भाई के जो शिष्य लोग हैं, बज्जू भाई भी जानते हैं, इसको नकारेंगे तो नहीं, मेरे सामने तो नहीं नकारेंगे। और अच्छा चलिए त्रिपुरारी जी, अब अभी एक हम फिरोज अब्बास खान को सुनते हैं थोड़ा। फिरोज अब्बास खान ने मुझे ही एक अनौपचारिक इंटरव्यू में कहा था एक जमाने में, बाद में उनकी बात को छपने के बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, कि उनका कहना था फिरोज अब्बास खान का कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपने एक छात्र पर 3 साल में लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए खर्च करता है, और वो सारी जिंदगी 1 से 2 करोड़ रुपए की इकोनॉमी पैदा नहीं कर पाते, और वो नाटक भी कर पाते हैं कि नहीं, इसमें संदेह है। दूसरा, फिरोज अब्बास खान ने कहा था कि यदि हम देश के बजाय इसके कि हम इतना तामझाम खर्चा और ये सब करें, देश के 100 टैलेंटेड नौजवानों को चुने और उनको 1-1 करोड़ रुपया दे दें, तो सारी जिंदगी थिएटर करते रह जाएंगे, और इस तरह हमारे देश में हर साल 100 रंगकर्मी पैदा हो जाएंगे जो ठीक से थिएटर करेंगे। चलिए, इसी परिप्रेक्ष्य में फिरोज अब्बास खान जी, आपको क्या लगता है हमारे देश में जो रंग प्रशिक्षण थिएटर ट्रेनिंग हो रही है और उसकी चैलेंजेस और उसकी पॉसिबिलिटीज? फिरोज अब्बास खान जी। देखिए, सबसे पहले तो एक विषय है हमारा थिएटर ट्रेनिंग, लेकिन अभी तक जो चर्चा हुई है वो थिएटर को लेकर हुई है कि थिएटर के क्या हाल है। और बज्जू भाई ने बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट कर दी है, इसमें क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और फिर त्रिपुरारी जी ने भी बहुत ही अहम बातें की है। बट ये सारी बातें हुई हैं थिएटर को लेकर के, थिएटर के क्या हाल है। तो अब तो मैं पहले बज्जू भाई की बात से बहुत सहमत हूँ, और इसलिए सहमत हूँ क्योंकि थिएटर करने के लिए पहले आपको ऑडियंस चाहिए। अगर ऑडियंस ही नहीं है तो आप थिएटर नहीं है। और अगर आपको थिएटर का एक जायका लगा है, एक टेस्ट लगा है, और अगर आप बचपन से ट्रेंड भी हुए हैं, तो आप देखेंगे कि बड़े होकर आप थिएटर देखेंगे। लेकिन अगर बचपन से आप टीवी और फिल्म देखने वाले हैं तो वहाँ थिएटर होगा नहीं। और मेरा दायरा बम्बई का है खास करके, और थोड़ा महाराष्ट्र मराठी थिएटर के साथ मैं जुड़ा हूँ, तो वहाँ देखा है कि स्कूलों में थिएटर किया जाता है। और अगर आप देखें कि जो पहला जो बच्चा मराठी में अगर एक्टिंग के बारे में उसका इंट्रोडक्शन होता है तो उसका थिएटर से होता है, ना कि टेलीविजन या सिनेमा से होता है। आप शायद चेंज किया होगा, बट आज भी अगर आप देखेंगे तो उनके गणेश उत्सव में भी नाटक होते हैं। मतलब ऐसी जगह है यहाँ हमारी बम्बई में जहाँ वो लोग गणेश उत्सव के जितने दिन होते हैं वहाँ रोज एक नाटक होता है। तो ये एक उस जगह की परंपरा है, एंड वहाँ बचपन से उनके स्कूलों में ये नाटक करते हैं, चाहे वो या नाटकते रहते हैं। और इसीलिए आपने देखा है कि एक रेगुलर थिएटर ऑडियंस बना है महाराष्ट्र के अंदर और बम्बई में खास करके। तो ये बहुत जरूरी है, जो उन्होंने कहा है कि एजुकेशन पे अगर पहले से देते हैं तो नेचुरली आपकी ऑडियंस खड़ी होती है। दूसरी बात यह है कि थिएटर की जो बात उन्होंने कही बज्जू भाई ने, मुझे बहुत सही लगी, सुन रहा हूँ कि ये तो बहुत इट्स वेरी क्रूअल कि आप किसी को ट्रेन करते हैं 3 साल के लिए एक थिएटर एक्टर बनने के लिए, और जब वो आदमी बाहर जाता है
तो उसके पास कोई जगह ही नहीं है कि वो अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सके। मुझे पता है कि एक बार एक कोई टेलीविजन प्रोग्राम बना था जिसमें उसका नाम था कि हम बम्बई नहीं जाएंगे, और उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत ये कहा था कि जो भी करेंगे, थिएटर करेंगे, वो करेंगे। एंड में सारे के सारे बम्बई आ गए, बिकॉज द फैक्ट इज कि वो पॉसिबल नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है। जो काम करता है कि वो बाहर आकर आए, और यहाँ अब फिर होता ये है कि आप क्या करते हैं थिएटर में, अपने दोस्तों को जमा करते हैं, कुछ पैसे यहाँ लिए, पैसे वहाँ लिए, और एक जगह दिया आपने और आपने वहाँ वो शो कर दिया। उससे पॉसिबल नहीं है कि आप वो कर पाए। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम ऑडियंस कैसे डेवलप करें जो देखे। और जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, जो अटैचमेंट है वो रहा है पृथ्वी थिएटर। नाउ हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ हिंदी थिएटर के लिए शायद रेगुलर अगर एक कोई जगह है जहाँ हम लोग एक जमाने में, जब तक ये पैंडेमिक हुआ, साल में 450 शो करते हैं, 450 शोज, और उसकी ऑक्यूपेंसी है 80%। और वहां शो वहां लेते हैं, लेकिन वहां भी दिक्कत यह है कि प्लेस तो होते हैं लेकिन क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। कुछ प्लेस ठीक ठाक होते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं है। लेकिन फिर भी वो एक प्लेटफॉर्म है, तो उसमें ऐसा होता है जो लोग अपना टेलीविजन या फिल्मों में अपना व्यवसाय या वहां अपना पैसा बना रहे हैं, और थिएटर आप प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि वो एक जगह है जहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत कम रेंट है, और दूसरी बात यह है कि वहाँ ऑडियंस भी मिलती है। तो ये एक थिएटर का जो माहौल है और जो थिएटर के जो प्रॉब्लम्स है वो मैं समझता हूँ कि अगर थिएटर के इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो बहुत लंबी चर्चा होगी, उसकी बहुत लंबी चर्चा होगी। तो मैं ट्रेनिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा। अब ट्रेनिंग की बात यह है कि मैं ट्रेन्ड एक्टर तो नहीं हूँ, मैं एक्टर ही था, बट आई हैव कम फ्रॉम अ ट्रेडिशन जो हमारे महाराष्ट्र में है, जो पता होगा बज्जू भाई को भी और आप को भी। हम लोग, हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेजिएट ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन होता है, तो हम लोग ऑन द जॉब सीखते हैं। हमारी सारी चीजें होती हैं, हम ऑन द जॉब सीखते हैं। अगर हम 4 साल कॉलेज में रहे या उससे पहले में, वहाँ हम लोग प्लेस करते हैं कॉम्पिटिशन के लिए, और जो क्राफ्ट है हमारा हम वहां सीखते हैं। तो ऑन द जॉब हमने सीखा है, हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं रही है, एक फॉर्मल ट्रेनिंग आए। लेकिन मेरी जो ट्रेनिंग चलती है वो अमूमन प्लेस के साथ में चलती है। जब मैं प्ले करता हूँ तो उसके साथ में एक साथ ट्रेनिंग भी होती है कि अलग अलग जो है सोच लेकर आते हैं, ट्रेनिंग लेकर आते हैं, और फिर उन सबको जो है एक प्ले के अंदर उनको साथ में लाइक होल यूनिट काम करना पड़ता है। तो वो ट्रेनिंग जब मैं करता हूँ तो एक बात ये समझ में आती है मुझे कि आज का जो एक्टर है, आज का जो कलाकार है, जिसको हमको ट्रेन करना है, अगर उसको उसको आपको तीनों मीडियम में उसको सिखाना पड़ेगा। उसको तीनों मीडियम में सिखाना पड़ेगा। उसको सिखाना पड़ेगा थिएटर के लिए भी, उसको सिखाना पड़ेगा टेलीविजन के लिए भी, और उसको सिखाना पड़ेगा फिल्म के लिए। ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगर आपने उसको नहीं सिखाया और अगर आपने सिखाया है तो उसका बहुत फायदा होगा। बिकॉज नहीं तो होता ये जो सिर्फ थिएटर से आता है उसको ये नए मीडियम के साथ में एडजस्टमेंट करने में बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर पहले से ही एक वो डाल दिया और उसके सहन से ये बात निकल दी गई आपने कि देखिए आपने थिएटर किया है तो आप थिएटर के लिए अपनी जिंदगी डाल देंगे, मर जाएंगे, उसमें थोड़े टाइम के लिए तो ठीक होता है, लेकिन उसका जो जीवन है वो कौन सा करेगा? या तो कोई फैमिली करती है, या तो कोई स्पाउस, या कोई रिश्तेदार करता है, या दोस्त करते हैं कि वो थिएटर करता रहे एंड जो है अपना लोगों से पैसे लेकर वो अपनी जिंदगी चलाए। तो ये तो मुनासिब नहीं। लेकिन अगर वो गिफ्ट डाल दिया जाए कि नहीं, जो है आप थिएटर भी करें, आप सिनेमा भी करें, और ये तीनों चीजें करें, तो वो जो ट्रेनिंग अगर आप उनको देंगे तो वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही कॉन्फिडेंट आपके सामने आएगा। और दूसरा ये है कि आज के टाइम की जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग हाइब्रिड ट्रेनिंग होगी। आप एक किस्म की ट्रेनिंग उसको नहीं कर सकते। आप अपना स्टैनिस्लावस की करिए या ग्रोटोव्स्की करिए या आप सुजू की करिए, या उसको जो है आपको एक नए एक्टर को देखना पड़ेगा कि उस वेल राउंडेड एक्सपीरियंस है उसका, एंड उसको अलग अलग किस्म की जो चीजें करनी है, उसको कॉमेडी करना है तो उसको एक अलग किस्म की फिजिकलिटी लगेगी,
उसको करने के लिए अगर वो ये कर रहा है तो एक एक्टर को देखकर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलेगा, एक ऐसा होगा। और जहां मुझे लगता है कि इम्प्रोवाइजेशन थिएटर training is more important than what is called a doctrine kind of training that we have been giving for a long time. That would be my submission. बोलिए भाई, कोई बोल ही नहीं रहा है। नहीं नहीं फिरोज जी, आप चुप क्यों लगा गए? अरे उनका हम लोग तो माइक्रोफोन सुन रहे नहीं थे। काम जी साहब, शायद इंटरनेट में बस कुछ मैंने कहा तकनीकी मुझे इतना ही बोलना था। अच्छा, नहीं आपकी आवाज कम हो रही थी तो मैंने सोचा कि नहीं, उन्होंने तो सुन कहा रहे है थे इतना ही आप। बोलना था। अच्छा चलिए, अब हम अपने वरिष्ठ पत्रकार गिरजा शंकर जी को सुनते हैं। मुझे बोलना, उन्होंने रामगोपाल बजाज जी को सुना, त्रिपुरारी शरण जी को सुना और फिरोज अब्बास खान को सुना। तो गिरजा शंकर जी, आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर? गिरजा शंकर जी। जो चिंता इस मुद्दे पर बातचीत को लेकर है कि जो लोग थिएटर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग की चिंता इसमें दिखती है। समाज, संस्कृति, सरकार, पूरे बड़े मुद्दे पर तो बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया है थिएटर वाले, तो थिएटर में जिन विसंगतियों से, जिन विश्वासियों से उनको लगातार रूबरू होना पड़ रहा है और पड़ता रहेगा लगता है मुझे लगता है, ट्रेनिंग इसमें से एक बात है। बहुत सारी और दिक्कतें हैं, लेकिन जो मुद्दा आपने उठाया ये बहुत अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि खासकर हिंदी थिएटर को लेकर जो हमारा अनुभव है, बहुत सारे थिएटर शहरों में जो काम कर रहे हैं उनको देखता रहता हूँ लगातार, काम को उनसे लगातार बातचीत होती है। तो ये बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा जो शौकिया थिएटर है वो कब तक शौकिया थिएटर ही बना रहेगा और अपनी आजीविका को चलाने के लिए थिएटर करने वाले को किसी और तरह से किसी और साधन पर आश्रित करना। ट्रेनिंग का जो मुझे लगता है कि बेसिक मतलब ये हो सकता है कि वो शौकिया थिएटर ट्रेंड होकर। गिरजा शंकर जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा आप और नजदीक आकर बोलिए और तेज, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिए। तो मैं समझता हूँ कि जो ट्रेनिंग का जो एक बड़ा जो पर्पस जो दिखता है वो ये है। अब आवाज आ रही है ठीक से? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। जो हमारा शौकिया थिएटर है वो किस तरह पेशेवर थिएटर की तरफ आगे बढ़े, जिसमें कि जो दुश्वारियां लगातार पिछले सालों से छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी जगहों पर जो काम करते हैं लोग उनके सामने हैं, उससे वो तभी उभर पाएंगे जब वो एक प्रोफेशनल रूप धारण करेगा और इकोनॉमिकली वो सेल्फ रिलायंट होगा। ट्रेनिंग को केवल मैं उसकी अभिनय की या डायरेक्शन की या लाइट साउंड की दक्षता तक नहीं करना चाहता। ट्रेनिंग का 3 स्तर पर इस ट्रेनिंग को मैं देखता हूँ। एक, जो आप एक तकनीकी दक्षता उसके अंदर पैदा करते हैं, उसको दक्ष बनाते हैं एक अच्छे अभिनेता के रूप में या निर्देशक के रूप में या किसी और विधा के रूप में। दूसरी जो बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत ये है कि उनके अंदर एक समझ पैदा करनी, एक सामाजिक सरोकार पैदा करनी। बहुत सारे जो लोग काम कर रहे हैं थिएटर में, वो 2 करोड़ कहें या 30 लाख कहें या कोई संख्या कोई और भी हो सकती है, यदि उनसे हम एक सवाल ये करें कि आप थिएटर क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास इसका जवाब आपको शायद नहीं मिलेगा। तो ट्रेनिंग का एक दूसरा जो बहुत बड़ा पहलू है, जो मुझे लगता है कि जरूरी है, उनके अंदर एक समझ पैदा करना, क्योंकि थिएटर एक बहुत गंभीर विधा है। हम सामाजिक बदलाव के लिए एक औजार के रूप में इसको देखते हैं, प्रतिरोध और प्रतिकार के रूप में इसको देखते हैं, तो कहीं न कहीं वो समझ उन रंगकर्मियों में पैदा होना जरूरी है।
तीसरी चीज ये है कि आप नाटक करना तो सिखा देते हैं, लेकिन नाटक करते रहना सिखाना वो बहुत जरूरी है। जो दिक्कत इस बातचीत में जो लोगों ने जाहिर की कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पढ़ के निकल गए, अब हम क्या करें, क्या करें, वो सवाल क्यों जो पैदा होता है, वो सब उस सवाल को एड्रेस करना जरूरी है कि आखिर नाटक करना सिखाने के साथ साथ नाटक करते रहना, और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो पेशेवर थिएटर कर रहे हैं, जिनसे हमको सीखने की जरूरत है। अब सवाल ये है कि क्या समाज हमारे थिएटर को एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, क्या हमारी व्यवस्था में रंगमंच को कोई स्थान नहीं है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, औपचारिक रूप से या एक संस्थागत रूप से ट्रेनिंग की या ट्रेनिंग के बाद की दूसरी पूरी व्यवस्थाएं न हो, लेकिन हमारे समाज में आप देखेंगे कि बरसों पहले स्कूलों में, कॉलेजों में सोशल गैदरिंग जो होती थी, उस सोशल गैदरिंग में बहुत अच्छे नाटक होते थे और वहां से नाट्य विधा की तरफ आगे बढ़ने का एक मौका मिल जाता है। फिरोज भाई ने जैसे बताया इंटर कॉलेज कंपटीशन का, तो इस तरह की तमाम गतिविधियां होती थी। मुझे याद है 70 के दशक में जब मेडिकल कॉलेज रायपुर में जब मैं वहाँ के सोशल गैदरिंग को देखने लगा, तो मोहन राकेश, कृष्ण सानी और ऐसे बहुत सारे नाटक उन जो भावी डॉक्टरों से हमने कराए, और सालों तक ये परंपरा बनी रही कि वहाँ की गैदरिंग में इस तरह के नाटक होंगे। जो बहुत सारे सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थान थे, वहाँ भी इस तरह की गतिविधियां लगातार होती थी। स्टेट बैंक भोपाल की बात करूं मैं, तो पिछले 25-30 सालों से लगातार नाट्य समारोह आयोजित करते हैं, और उनका बाकायदा नाट्य दल है जहां पर नाटक होते हैं और उसकी स्वीकार्यता मिली हुई है। मैं जब 72-73 में जब मैं LIC में नौकरी करने गया, तो वहां भी नाट्य दल गठित किया गया, और वहां के तमाम जो लोग थे नाटक करते रहे, और उन तमाम नाटकों को स्वीकृति भी मिलती रही। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि समाज में नाटक को स्वीकृति नहीं है, या समाज जो है वो रंगमंच के प्रति उदासीन है। आप देखेंगे कि नगर पालिका, नगर निगम, पंचायतें, यदि आप 60 के दशक का दौर देखें, तो इन तमाम संस्थाओं को की एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी होती थी, बहुत बड़ा काम जो होता था, वो इसी तरह की जो रंगमंच है, दूसरी विचार गोष्ठियां हैं, सेमिनार है, इस तरह का आयोजित करें। इनको जो सिविक बॉडीज जो कहा जाता है, तो सिविक बॉडीज का मतलब एक सिविल सोसाइटी के निर्माण का काम इनके जिम्मे था, और ये काम करते थे। बहुत सारे जो सभागृह हैं, ऑडिटोरियम है, उनको बनाना, उनका संचालन करना, ये तमाम संस्थाएं करती थी। धीरे धीरे ये तमाम चीजों का लोप होता गया, और आज हमको वो चिंता लगती है कि आखिर इन संस्थाओं को, जो बज्जू भाई ने कहा बहुत अच्छी बात कही, कि आखिर इन संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि रंगमंच को बढ़ावा दें, रंगमंच को संगीत, स्पोर्ट्स या दूसरी और विधाओं की तरह उसको प्रश्रय दें। और उसमें जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, प्रशिक्षण की बात करते हैं, तो ये प्रशिक्षण का जो अभी तक का जो व्यवस्था है, वो सिर्फ ये है कि संस्थागत जो प्रशिक्षण है, नाट्य विद्यालय की बात की तो वहां की बात आती है। मुझे याद आता है कि जो 50, 60, 70 संस्थाएं हैं जहां पर नाट्य प्रशिक्षण का विधिवत काम चल रहा है, वो कितना सतही है ये आपको बताऊं मैं। जब जर्नलिज्म के प्रशिक्षण की बात चली, तो धीरे धीरे देखा हमने कि बहुत सारे जर्नलिज्म के स्कूल खुल गए, बहुत सारे संस्थान खुल गए, लेकिन क्या उन संस्थानों से जर्नलिस्ट पैदा हुए? वो PRO पैदा हुए। तो अब जो जितनी संस्थाएं जो विश्वविद्यालय या किसी और स्तर पर हो रही हैं, वहां से रंगकर्मी पैदा नहीं हो रही। वहां से जो निकल रहे हैं वो नौकरी की तलाश में आ रहे हैं, उनको डिग्री चाहिए। भोपाल के हिंदी विश्वविद्यालय में जो ड्रामा विभाग है, उस ड्रामा विभाग में एक आदमी पढ़ाने वाला नहीं है, एक पार्ट टाइम आदमी है जो वहाँ रहता है, ना वहाँ लाइब्रेरी है, ना कोई क्लास है, ना कुछ नहीं है। और वहाँ पर आप एनरोलमेंट देखेंगे तो देश के बड़े बड़े नामचीन जो रंगकर्मी है वो वहाँ एनरोल्ड है, क्योंकि वहाँ से डिग्री मिल जाएगी, डिग्री के दूसरे एवेन्यूज हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो औपचारिक जो व्यवस्थाएं हैं, उससे अलग हटकर जो लोग थिएटर में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, छोटे शहरों में, मझोले शहरों में, बड़े शहरों में, उनके साथ किस तरह की एक जिम्मेदारी के साथ जुड़कर उनको 3 स्तर पर ट्रेन करने की जरूरत है। एक, तकनीकी रूप से आप उनको दक्ष कीजिए,
दूसरा, उनके अंदर एक समझ पैदा कीजिए, उनके अंदर एक इंटेलेक्ट पैदा करने की जरूरत है। वो नाटक को केवल शौकिया तौर पर ना करें, बल्कि एक कमिटमेंट के साथ करें। और तीसरा, उनका जो नाटक का अर्थशास्त्र है, उस पर भी उनको कहीं न कहीं दक्ष करने की जरूरत है, ताकि वो नाटक लगातार कैसे करते रहें, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जहाँ तक दर्शकों की है, तो दर्शकों की समस्या अपनी जगह पर है, लेकिन वहीं ऐसे बहुत सारे रंगमंडल हैं, बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जिनके टिकटों के लिए, जो त्रिपुरारी जी बात कर रहे थे कि एडवांस बुकिंग के बिना वहाँ नहीं होता, ऐसा भी हमारे अपने देश में हमको देखने को मिला है। ये बात और है कि जब अच्छा नाटक करेंगे, अच्छी समझ के साथ नाटक करेंगे, तो दर्शक वर्ग अपने आप बनेगा। ये एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को मैं समझता हूँ कि अनौपचारिक रूप से ही जितनी गंभीरता से आगे बढ़ाया जा सकता है, जयरंगम जैसे आयोजन और जयरंगम जैसे जो कोशिशें हैं, वो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। रामगोपाल बजाज जी, आपने हमेशा एक बात उठाई है, मुझसे भी कई इंटरव्यू में, और कहा है कि हमारे देश में राजनीति बहुत डोमिनेट करती है, और राजनीति ही सब कुछ हो गई है हमारे देश में, और कभी भी राजनीति ने रंगमंच को या संस्कृति को अपने एजेंडा में नहीं लिया। और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि इस देश में रंगमंच का जो परिदृश्य है, वो महाराष्ट्र, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और थोड़ा सा केरल और कर्नाटक, ये 5 में बहुत मजबूत है। वो मजबूत इसलिए है कि वहां का राजनीतिक नेतृत्व रंगमंच और रंगकर्मियों के महत्व को समझता है। यानी कि वहां का कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जो किसी बड़े रंगकर्मी का नाम न जानता हो। तो रामगोपाल बजाज जी, हिंदी राज्यों में रंगमंच का अंधेरा ज्यादा घना क्यों है? आप हिंदी के हैं, इस पर आप विचार करें। देखें कि हमें तो ये ध्यान है कि जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आरंभ हुआ, उसके बाद मॉडर्न स्कूल की मदद से हम लोग वहाँ काम करने लगे और देशांतर नाम की संस्था बनाई, तो बहुत सारे राजनीतिक लोग आया करते थे नाटक देखने। धीरे धीरे हमारे राजनेताओं के लिए रंगमंच में जाना आवश्यक नहीं रहा, इसलिए कि रंगमंच में रहना हमारे अभिनेताओं के लिए भी और हमारे लिए भी आवश्यक नहीं रहा। वो फिल्मों में जाना ज़्यादा आवश्यक हो गया और ज़्यादा घना हो गया, तो अब उन लोगों को वो बुलाते हैं अपनी सभाओं में, अपनी जनसभाओं में। ये दीगर बात हो जाएगी। मैं वापस इस बात पर आना चाहूँगा कि यदि ट्रेनिंग हो अभिनेता की और रंगमंच की, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि उस पर चर्चा की गुंजाइश हो तो मैं बात करूं कि जी, बोलिए बोलिए बज्जू भाई। हमारी संवेदनशीलता कम हो गई है। आधुनिक समय में हमारी जो पंचेंद्रियां हैं, स्पर्शेंद्रिय है, टच की कैपेसिटी कम हो गई है, हमारी घ्राण शक्ति कम हो गई है, हमारी हमदर्दी किसी और का दुख देख करके, किसी को गिरा हुआ देख करके उसके साथ हमारी आह नहीं निकलती। इसलिए भी आवश्यक है कि यदि बच्चों को, जो युवा है, बाल है, किशोर मन है, उनको जब आप अभिनय सिखाते हैं तो तादात्म्य सिखाते हैं, आइडेंटिफिकेशन करना सिखाते हैं। आप एक चींटी गुजर रही है और वो दब गई और वो आह निकल जाती है, ऐसा सिखाते हैं, ताकि आप मनुष्य के रूप में भी अधिक संवेदनशील होंगे। इसलिए अक्सर ऐसा होगा कि जो संवेदनशील कलाकार या अभिनेता होता है, वैसे तो वो बहुत अभिनय करता है, लेकिन जब उसको क्रोध आता है तो वो क्रोध छिपा नहीं पाता है, क्योंकि उसकी जो इंद्रियां होती हैं, उसकी जो शिराएं होती हैं, उसकी जो मांसपेशियां होती हैं, उसके मन में कोई भी सघन भाव आते ही वो आपको स्पष्ट होता है। ये इसलिए यह जो कला है, इसका न सिखाया जाना बालक को, जो अपने मातृगर्भ से, प्रकृति से वह लेकर के आया है, मानव अधिकारों का हनन है।
आप मनुष्य की जो संपूर्ण संभावनाएं हैं, जिसको लेकर के शायद किसी ने कहा होगा, खंजर कहीं पर चले तड़पते हैं हम अमीर, कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो ये जो औरों का दर्द हमारे जिगर में है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, कहां से जानेगा? आप तो उसको मोटी चमड़ी का बनाए दे रहे हैं। और इसलिए सिर्फ रंगमंच के भले के लिए नहीं, समाज के भले के लिए हम अपनी अपनी संवेदनशीलता के लिए, और हमारा तादात्म्य सिर्फ धरती से ना हो, सिर्फ हिंदुस्तान से ना हो के अमेरिका से भी हो, धरती से ना हो करके सूरज और चांद से भी हो, इसके लिए आवश्यक है। वरना हम नहीं सोच सकते थे इतनी विशाल दुनिया के बारे में। आप वैदिक कर्म में आप असतो मां सदगमय की जैसी प्रार्थनाएं नहीं हो सकती थी। ये सब अभिनय कर्म का हिस्सा है। और अभिनय की जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं, कम से कम मेरी एक्सरसाइजेज हैं, उसमें पंचेंद्रिय को संवेदनशील बनाना, उसको अपनी काबू में लेना, अपनी कल्पना शक्ति को काबू में लेना, अपनी इच्छा शक्ति को काबू में लेना, इच्छा को कल्पना में परिवर्तित करना, कल्पना के द्वारा आप रेखाओं की का संसार बनाना। ये आप कैसे गोरनिका को कैसे समझेंगे? तो ये सिर्फ रंगमंच की ट्रेनिंग सिर्फ रंगमंच की नहीं रह जाएगी, उसमें चित्रकला भी आ जाएगी, उसमें संगीत भी आएगा, उसमें दर्शन भी आएगा, और उसमें राजनीति मूलतः क्या है, जीव का भला, यदि उसको आप एक पॉजिटिव ढंग से देखने की कोशिश करें तो। वरना तो लुटेरापन है, पहला राजा लुटेरा ही रहा होगा। लेकिन अभिनेता, अभिनय, नर्तक, गायक दूसरे के दर्द से जुड़ता है, दूसरे आयामों से जुड़ता है, आकाश से जुड़ता है, अंधेरे से जुड़ता है, रोशनी से जुड़ता है। ये जो ट्रांसफरेंस है उसका, ये हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी तरफ चूंकि इसमें उद्भव होता है, अभिव्यक्ति होती है, और इस अभिव्यक्ति को संप्रेषित भी करना होता है, तो उसके लिए फिर हम टेक्निक पर आते हैं, उच्चारण पर आते हैं। खड़े होना ऐसे होना है, सीधी गर्दन ऐसे रखना है, जिसका इस्तेमाल फिर बड़ी कंपनियों वाले एफिशिएंसी के लिए करते हैं। हम उसका इस्तेमाल अपनी आह को दूसरे तक को पहुंचाने के लिए करते हैं। ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए। और आगे के लिए, चूंकि जैसा फिरोज भाई ने भी कहा है और सबके सामने है कि अब सिनेमा आ गया है, तो आप उसको मना कर देंगे, आप टेलीविजन को मना कर देंगे? नहीं। इसलिए अभिनय के प्रशिक्षण में, रंगमंच के प्रशिक्षण में इन सारी विधाओं को अपने सामने रखना होगा। आपको शब्द भी रखना होगा, ध्वनि भी रखनी होगी, डिजाइन भी रखना होगा, और ये भी देखना होगा कि हमको पहाड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ सिनेमा वाला दिखाएगा, टेलीविजन वाला कंप्यूटर ग्राफिक्स दिखाएगा। हम तो रंगमंच में अभिनय कर रहे हैं, और हम आपको कहते हैं कल्पना करो, जैसे संस्कृत रंगमंच में होता था कि मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा हूं, तो दर्शक कहेगा हाँ भैया, दर्शक से बढ़िया प्रेमिका कोई नहीं होती। वो तुरंत कहती अच्छा मान लिया एवरेस्ट की चोटी पर है, तो आगे और बोलो, तो वो विश्वास करने को तैयार है। लेकिन आपकी बात में कोई अर्थ, कोई व्यापकता होनी चाहिए। उस व्याप्ति की, उस विशालता की कल्पना और उसका एहसास रंगमंच की प्रशिक्षण में, अभिनय के प्रशिक्षण में, साहित्य और कविता या दर्शन या धर्म, नैतिक आचार पढ़ाते हुए जीव में किया जाना चाहिए। और इसलिए वो सिर्फ अभिनय का और सिर्फ रंगमंच का प्रशिक्षण नहीं है, वो आत्मा का प्रशिक्षण है। मुझे इतना ही कहना है। बज्जू भाई, बहुत अच्छी बातें आपने की। दीपक गेरा की मुख्य चिंता ये है, जिन्होंने एक बार मुझसे बताया था कि जो कुछ भी रंगमंच के प्रशिक्षण में पढ़ाया जाता है, चाहे अभिनय, चाहे निर्देशन, चाहे आर्ट डिजाइन, चाहे म्यूजिक, उसका कहीं रिटेन कैप्सूल अवेलेबल नहीं है बज्जू भाई। या जितनी अच्छी बातें आपने की,
कहीं टीचिंग मेथोडोलॉजी के रूप में सिस्टमेटिक रूप से लिखा हुआ, जैसे कि आप दूसरी विधाओं और दूसरे डिसिप्लिन को देखें, मान लीजिए इंजीनियरिंग को देखें, मेडिसिन को देखें, फैशन टेक्नोलॉजी को देखें, या खुद सिनेमा को ही देखें, तो सिनेमा की टीचिंग के हजारों किताबें अवेलेबल हैं, उसमें अलग अलग तरह के शॉर्ट्स के ये सब है। हमने हिंदी में, कम से कम अंग्रेजी में त्रिपुरारी शरण बताएंगे, ज्यादा पढ़ते हैं वो, लेकिन मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी जो पढ़ाया जाता है या मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में भी पढ़ाया जाता है, उसका कोई रिटर्न कैप्सूल बज्जू भाई कहीं है क्या? या आप तो इतनी जगहों पर एनएसटी की ओर से और दूसरी संस्थाओं की ओर से गए हैं। 1981-82 की एकेडमिक काउंसिल के द्वारा राम गोपाल बजाज द्वारा अभिनय के 6 वर्षों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, पहले सत्र से लेकर 6 सत्र तक, ये वहां पर उसकी किताब में टंकित है। उसमें से कुछ इस्तेमाल हुआ, कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ। अभिनय के बारे में लेंथ एंड डेप्थ ऑफ एक्टिंग अमेरिका से छपी हुई शायद 56 की किताब है, उसमें बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं गया है। अनफॉर्चुनेटली चूंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम के तौर पर यह प्रशिक्षण किया जा रहा है, इसलिए हाँ, आप सीधे एमए इन थिएटर दे रहे हैं, जिसने बीए इन थिएटर नहीं किया, जिसने हिंदी में मैट्रिकुलेशन नहीं किया, उसको आप हिंदी में एमए दे सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन अब ये थिएटर में ये हो रहा है, तो लेकिन ये एक ऐतिहासिक अनिवार्यता एक स्थिति की थी, लेकिन इस स्थिति को कभी तो खत्म करना चाहिए। और इसलिए मैंने ये कहा था, जब मध्य प्रदेश में विद्यालय बन रहा था, मैं उसका परामर्श समिति में था, कि इसके साथ यदि रंगमंडली नहीं बनती तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे मेडिकल कॉलेज के साथ हॉस्पिटल भी हॉस्पिटल जुड़ा हुआ होता है, और जो विद्यार्थी होता है उसको हाउस सर्जनशिप करनी पड़ती है साल भर के लिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कॉन्ट्रैक्ट में, छात्रवृत्ति में साफ लिखा हुआ है कि 3 वर्षों तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और साल या आप कितना 2 साल के लिए हम जहां आपको भेजेंगे, जो काम कहेंगे वो आप करेंगे, अन्यथा आपको ये सारी राशि वापस करनी पड़ेगी। आज का अभी भी है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ। लेकिन चूंकि वो आप दे ही नहीं पा रहे, उसको रोक ही नहीं पा रहे, हाउस सर्जन ज्यादा 2-3 लोग होते हैं जो रंगमंडली में शामिल हो पाते हैं, क्योंकि अब उससे बेहतर जगह खुल गई लाइक टेलीविजन एंड सिनेमा। तो वह दोष तो अभिनेता का नहीं है। इसलिए मैं समाज, इसलिए मैं राजनीति, इसलिए मैं राजनेताओं की बात करता हूं कि एक जयश्री बी को छोड़ करके पृथ्वीराज कपूर जी, हबीब तनवीर साहब राज्यसभा में नामित हुए थे रंगमंच के कलाकार के रूप में नामित हुए थे। रंगमंची कलाओं के लिए एक सवाल किया उन्होंने 6 साल के अपने राज्यसभा काल में, उठा के देख लीजिए। मैंने उठा कर नहीं, कभी नहीं तो कभी नहीं किया। हमने किया है, हमने भेजा है। हमने ये 98 में भेजा है कि ये प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। मैं एहसानमंद हूँ उन प्रिंसिपल्स और टीचर्स का, लाइक एमएन कपूर और रघु भाई नायक वगैरह, जो सरदार पटेल विद्यालय में प्रिंसिपल थे, जिन्होंने इन चीज़ों को अपने विद्यालयों में ऐसे लोगों को जगह दी कि कुछ काम चल पाया। लेकिन ये मूढ़ता है हमारे समाज की और हमारे नेताओं की तो नहीं, इसलिए कि नेताओं को हम मजबूर नहीं करेंगे तो वो क्यों करेगा। एंड अल्टीमेटली, जैसा त्रिपुरारी जी ने कहा, what we deserve the kind of leaders we get। तो उन पर हम कोई मजबूरी ही नहीं कर रहे। इसलिए मैं बार बार अपने हर भाषण में बोलता हूं कि इस बात के लिए आप मांग कीजिए कि आपकी गली में रंगमंच हो, आपके इलाके में यह हो, आपके विद्यालय में यह हो। लेकिन
हमने अब शुरू किया है, हमारे पहले कारंत जी ने कुछ बातें शुरू की थी, शांता गांधी जी ने कुछ शुरू की थी, होते होते होएगा। 2000 साल 1500 साल का पिछड़ापन है। कितना भी हम आणविक युग में आ जाएं, ये 10-5 वर्ष में तो नहीं जानेगा है। ये अंधेरा है और अंधेरा है। शुक्रिया बज्जू भाई। फिरोज अब्बास खान जी, आपकी कोई टिप्पणी? फिरोज भाई ने जो कहा उसकी मैंने तायद की कि हम आज के अभिनेता को, आज अभिनय का अर्थ रेडियो के लिए भी अभिनय करना है। हम अभिनेता हैं। आप ज्योग्राफी के टीचर होकर के आप तो हो जाइएगा टेलीविजन के एक्टर, आप हो जाइएगा सिनेमा का एक्टर, और हम जो थिएटर के एक्टिंग सीख के आए हैं, हम नहीं जाए वहां। बपौती आप ही की। नहीं, हम ये वहां भी संभव नहीं अभिनय है। करेंगे, हम यहाँ भी करें, हम यहाँ भी करेंगे, हम वहां भी करेंगे, लेकिन हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। हमारे पास ये ऑप्शंस होने चाहिए, हमारे पास संभावनाएं होनी चाहिए। और कोई सिनेमा टेलीविजन कोई 2000 साल पहले थोड़ी था, आया तो इसी से निकला है ना, उसी चीख से निकला है ना, इन्हीं शब्दों से निकला है ना, इन्हीं चित्रकला से निकला है ना, इसी कहानी से निकला है ना। तो वो कहानियां हम पढ़ें, वो शब्द हम सीखें, वो व्याकरण हम पढ़ें, वो हम वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट पर कमांड करें यदि भाषा को का इस्तेमाल करना है। यदि भाषा से सिर्फ अभिव्यक्ति, कई बार अभिव्यक्ति होती है, संप्रेषित नहीं होती, तो संप्रेषण और अभिव्यक्ति के संयोग को सिखाने के लिए आपको कोर्स में आना पड़ेगा। आइए हमारे जैसे व्यक्ति के पास जाइए, हमारा बनाया हुआ कोर्स है एनएफडी में। और जब त्रिपुरारी जी ने मुझे बुलाया था तो मुझे याद है, इनको नहीं याद होगा शायद, ये हंसे थे। मैंने कहा कि मुझे अ आ ई और क ख ग घ वहाँ से लेकर के जो वर्णमाला है उसका एक बहुत बड़ा बोर्ड चाहिए, ताकि क्लास में मैं पूरी दीवार पर वो लगा दूं और वापस मैं कहूं कि आखिर सारी भाषा जो बनी है, कोई भी भाषा अपने अल्फाबेट से ही तो बनी है ना, सारे शब्द उसके। तो उन अल्फाबेट्स को ही हम भूल गए। क को ठीक नहीं बोलते, ग को ठीक नहीं बोलते, क ख ग घ व, क ख ग घ व, क क क क क क क ख ग ग ख ग घ च त त त। तो आप अपनी वर्णमाला पर तो काबू वापस पाइए जो बचपन में आपको सिखाई गई है। हम अपनी वर्णमालाएं भूल गए हैं, हम अपने स्वर भूल गए हैं, व्यंजन भूल गए हैं, जिससे भाषा बनी है। और भाषा में जो स्वर पक्ष है वो अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। अरे यार, लेकिन संप्रेषण जब करता है अरे यार कहाँ जा रहा है, तो वो कॉन्सोनेंट प्रोमिनेंट हो जाता है, वरना वॉवेल प्रोमिनेंट होता है। ये एक मामूली सी बात है, व्याकरण में बताई गई है, बच्चा भूल गया है। तो अभिनय की क्लास में आए हो या आप एग्जीक्यूटिव बने हो तो इन चीजों को फिर से महारत कर लो इसकी। अपने व्याकरण को दोबारा देखो, अपनी वर्णमाला को दोबारा देखो, आ जाएगा। और ये सारा दिया हुआ है कोर्सेज में। बज्जू जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। जी बच्चू जी, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से लोग, बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं। नहीं बज्जू भाई, वो फिरोज अब्बास खान कुछ कमेंट कर रहे हैं। फिरोज भाई कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। हाँ, बोलिए फिरोज भाई, आई वुड लाइक टू हियर यू। मैं बज्जू भाई से सवाल पूछना चाहूंगा कि बज्जू भाई, ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपके यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगह से आते हैं एंड उनकी अपनी अपनी भाषा होती है। जब आप वो एनएसडी में आते हैं तब उनको आप हिंदी और अंग्रेजी के अंदर सिखाते हैं, तो उससे वो एक्टर कैसे डेवलप होगा, कि क्या क्या चुनौतियां हैं और उसे कैसे ट्रेन कर पाएंगे, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। आपके सवाल का जवाब, पहले तो एक सवाल, जब हमारे लोग रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स जाते हैं या मॉस्को आर्ट थिएटर एक्टिंग सीखने जाते हैं तो कौन सी भाषा में सीखते हैं? कुछ सिद्धांतों को सीखना होता है। जहां तक भाषा का सवाल है, आपको एक सिद्धांत बता दिया जाता है, आप अपनी भाषा में लगाइए। जैसे मैंने कहा वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, तो
जो हिंदी का वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट है वो अलग होगा, लेकिन उर्दू का अलग होगा, अरेबिक का अलग होगा, अंग्रेजी का अलग होगा। आप कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट की तरह इस्तेमाल कीजिए एंड सी कि कॉन्सोनेंट में जो वॉवेल पक्ष है उसको कैसे आप प्रोमिनेंट करें। आपकी समझ में आ जाएगा कि वॉवेल एक्सप्रेसिव है या एक्सप्लानेटरी है या कॉन्सोनेंट एक्सप्लानेटरी है, आपकी समझ में आ जाएगा। तो सिद्धांत समझाना है, ये सिद्धांत समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल ऐसा करना हो तो अल्टीमेटली तो ये होना चाहिए, ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नहीं है कि हर भाषा में सिखाए, हर भाषा में उनके राज्य या कि केंद्र सरकार हर भाषा में ड्रामा स्कूल क्यों नहीं खोलते, बच्चों के लिए ही क्यों नहीं खोलते। हम तो इसकी बात नहीं कर रहे, हम तो लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं। मेरी हिमाकत थी कि मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज स्टार्टेड एज एन एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम इन थिएटर व्हिच वाज नेसेसरी एट अ गिवन टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इसलिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब हम अभिनेता को सिखाते हैं तो उसको सिद्धांत सिखाते हैं, उसको भाव सिखाते हैं, सेंसिटाइजेशन सिखाते हैं और अपनी भाषा के प्रति जागृति देते हैं। वो अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। और यह सवाल हिंदी के बारे में तो करते हैं, आप अंग्रेजी के बारे में नहीं करते, आप रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स के बारे में नहीं करते, मास्को आर्ट थिएटर के बारे में बात नहीं करते, वहां कीजिए ना। समझ की बात है, समझ। नहीं, मैंने सवाल तोतले ढंग से भी बताया नहीं किया था, नॉट एज अ क्रिटिसिज्म। मेरा ये था कि चूंकि कोई एक जिज्ञासा थी, फिरोज भाई एक जिज्ञासा कर रहे थे रज्जू भाई। मैं मानता हूं, मेरा हुआ था। कई लोग जो हिंदी न जानने की वजह से, अंग्रेजी न जानने की वजह से एनएसडी छोड़कर जा चुके हैं। अंग्रेजी में भी पढ़ाई होती है वहां, हिंदी में भी होती है, लेकिन ये कोई क्रिटिसिज्म का मुद्दा नहीं है। फिरोज जी ये कहते थे कि इतने जगहों से लोग आते थे, आप लोग वहां एनएसडी में तारतम्य कैसे बिठाया जाता था हिंदी में नाटक करते हो? हमने बताया ना कि हिंदी अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल करते थे। उनकी भाषा में कई बार उनको बताया जाता, अच्छा आप अपनी भाषा में समझाइए, कोई दूसरा अनुवाद करके बता देता था। हाउ इज इट बी जयश्री कर्नाटका की, शी हैज बिकम ग्रेट आफ्टर रिटर्निंग, लेकिन वो बहुत अभिनय का काम नहीं कर पाती थी हिंदी में। कईयों ने सीखने की कोशिश की और उसके उच्चारण दोष को हम लोग उस पर मार्क की कमी बेसी नहीं करते थे, ये एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं था। लेकिन सिद्धांत तो समझ में आ सकता है ना, तो सिद्धांत को समझना है एक। और थोड़ी सी जिस तरह से हम किसी भी बड़ी जगह मैनेजमेंट या टेक्नोलॉजी या साइंस सीखने के लिए जाते हैं तो वहां की भाषा का वर्किंग नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप समझें कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, समझें और माने कि आवश्यक था या और जगह नहीं थी, तो थोड़ी सी भाषा की तैयारी करके आओ ना, क्यों नहीं? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। त्रिपुरारी शरण जी, आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? आपको ऐसा लगता है बज्जू भाई के हर अलग अलग, सॉरी, हाँ बोलिए फिरोज भाई, बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ फिरोज भाई बोलिए ना। मेरा एक उसके साथ में जुड़ा हुआ यही सवाल था कि क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग भाषाओं में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा होने चाहिए, कि यहाँ की सिर्फ कभी आपकी क्या राय है इसके बारे में? बिल्कुल होना चाहिए था, और ये इसका प्रस्ताव बहुत पहले से दिया हुआ है। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने भी अपने कुछ सेंटर्स सिक्किम में, बेंगलोर में और अभी बनारस में खोले हैं, लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड स्कूल के द्वारा होने की बजाय ये स्टेट्स में होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने हमेशा ये कहा कि एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से काम नहीं चलेगा, लेकिन इसलिए अगर हम उसको बंद कर देते तो वो भी बंद हो जाता। आज कम से कम आप ये सवाल तो कर रहे हैं कि और सूबों में भी और भाषाओं में भी ड्रामे की ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ होना ये चाहिए कि हमने तो उन भाषाओं की मंडलियों की बात की। हमने कहा कि रेपर्टरी कंपनीज हर हिंदुस्तान की
प्रमुख भाषाओं में, स्वीकृत भाषाओं में रंगमंडलियां होनी चाहिए। सिर्फ भाषाओं में ही नहीं, शैलियों में होनी चाहिए, लोक शैलियों में होनी चाहिए। ये आवश्यकता है, लेकिन इधर ध्यान नहीं देती, राज्य सरकारें नहीं देती, केंद्र सरकार नहीं देती, क्योंकि हमारा समाज इसकी मांग नहीं कर रहा और वो मस्त है, उलझा हुआ है टेलीविजन में और कंप्यूटर में, रोएगा, रो रहा है। ठीक है बज्जू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिपुरारी शरण जी, आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे? कंक्लूडिंग रिमार्क्स में तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा अजीत भाई कि थिएटर ट्रेनिंग की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी बात है, बज्जू भाई ने बताया, उन्होंने अपने समय में एक वो बनवाया किस साल में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस पर वो एक अलग चीज़ है, वो उनका एक योगदान है थिएटर ट्रेनिंग के इसमें, लेकिन कोई इंटीग्रेटेड सोच हुई नहीं, सब कुछ एडहॉक है इस देश में। मुझे भी लगता है एडहॉक है, वैसे ही थिएटर ट्रेनिंग भी एडहॉक है। और अपने जीवट के बल पर जो आज के युवा वर्ग के लोग, कुछ लोग पटना में, भोपाल में, जहाँ भी प्राइवेटली थिएटर कर रहे हैं, उनको तो सबको ज्ञानपीठ अवार्ड देना चाहिए, या ये क्या कहते हैं, पद्मश्री दिया जाना चाहिए, पद्मश्री देना चाहिए, समझे कि नहीं। मैंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया, देखिए हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ना, you will keep counting the trees and you will miss the forest। तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है, मैंने क्या बात कही थी, मैंने कही थी संस्थान और दुकान। मैं ये बात बराबर इस पर स्ट्रेस करता रहा हूं कि एक डेवलपिंग कंट्री में, एक विकासशील समुदाय, समाज, देश में जो सांस्कृतिक शैक्षणिक संस्थानों का महत्व है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का महत्व है, उसको आप कहीं भी नहीं। और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि पब्लिक फंडिंग, यानी कि सरकार की तरफ से उसको फंड करना होगा। अब मूल प्रश्न तो वही है, एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 50 साल 60 साल से बस उसी का डुगडुगी बजाए जा रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द सारा विमर्श हो रहा है, जैसे कि 130 करोड़ लोगों का की आकांक्षाओं का वो एकदम केंद्र बिंदु है। अरे मैं कह रहा हूं कि पहले मूल प्रश्नों को उठाइए। आप नहीं उठाएंगे, आप तो लिखते हैं इस पर, गिरिजा शंकर जी नहीं उठाएंगे, जो कौन उठाएगा? मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो जोखिम उठा करके बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो जिन लोगों को सुनना चाहिए वो समझेंगे कि मैं तो उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। लेकिन खिलाफ बोलने की बात नहीं है, बात है कि समाज की संस्कृति में परिष्कार वो कहाँ से आएगा, वो जागरण की शुरुआत कहाँ से होगी? वो शुरुआत तो आप ही और बज्जू भाई जैसे लोग न कर पाएंगे, उसकी शुरुआत करेंगे नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा डिबेट। और कितना भी बड़ा आप संस्थान खोल देंगे, वहां से ट्रेनिंग लेकर के लोग जाएंगे वहीं सिनेमा में एक्ट करने के लिए, क्योंकि इसकी अपनी कोई ऑटोनॉमी है ही नहीं। कल्चरल ऑटोनॉमी ऑफ अ परफॉर्मिंग आर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लीडिंग टू इट्स ग्रोथ। उसकी कल्चरल ऑटोनॉमी जब तक नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। लोग आते जाते रहेंगे, वो एक क्षेत्र रहेगा, नहीं कबड्डी में वापस भाग जाते हैं करके और क्षेत्र में भाग जाएंगे। तो पब्लिक फंड, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कह रहा हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किसी भी नाम से कीजिए ना, आप स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर में कर लीजिए, प्राइमरी स्कूल कर लीजिए, लेकिन कनेक्ट होंगी और वहां से प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनलाइजेशन जिसकी बात मैंने कही थी, जिससे कि उसकी एक ऑटोनॉमी बने, कि अगर पब्लिक फंडिंग कहीं से थोड़ा सा ड्राई अप कर भी जाए तो उसकी अपनी इतनी आंतरिक क्षमता होनी चाहिए
हो उसकी अपनी आंतरिक क्षमता कि वो अपने ही संसाधनों के बल पर कायम रह सके, वो उतनी ऑटोनॉमी उसके पास होनी चाहिए। जब तक हम इन मूल प्रश्नों पर नहीं विचार करेंगे, सिलेबस तो कल हम अब्बू भाई बैठ करके आपको 3 साल का सिलेबस बना करके दे देंगे। तो आए थे हम लोग जब एक्टिंग कोर्स शुरू कर रहे थे, तो शुरुआती दौर में हम लोग बैठते थे ना, फिरोज आपको याद है फिल्म इंस्टीट्यूट में जो शुरू में भी सिलेबस वगैरह बनाना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझे कि नहीं। और आज की तारीख तो यहीं बैठ कर हम आपको बता देंगे कि न्यूयॉर्क में क्या पढ़ाया जाता है और इंस्टीट्यूट जो है सिंगापुर में वो नहीं देखिए कि क्या एसेंशियल्स हैं। मुझे ऐसा लगता है अपना आप अजीत जी कुछ टिप्पणी करिए। अपना मेरा ये मानना है कि आज के टाइम में जिस माहौल में हम लोग आज जी रहे हैं, वहाँ सरकार जहाँ भी फंड करेगी वो अपनी आइडियोलॉजी को उसके साथ में आएगी। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट कि कोई भी फंडिंग अगर आर्ट की होने वाली है तो वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ अगर बैठता है तो वो करेंगे, नहीं करेगा तो उसको विड्रॉ करेंगे। जो थिएटर ट्रेनिंग की जो आज हम बात कर रहे हैं, उसके पास मैं एक अपॉर्चुनिटी को देख रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी ये है कि आज का जो एक्टर है उसको हम इस तरीके से सामाजिक सेंसिटिविटी उसमें इतनी लाई जाए और उसको उस तरीके से बनाया जाए, और सिर्फ बनाया जाए वो खुद बने, क्योंकि हम जिस तरीके से उसको एक्सपोज करें not only from the kind of plays that we do but the kind of conversation we have, क्योंकि जब हम प्ले करते हैं तो समझ लीजिए कि एक समाज का माइक्रोकॉस्म होता है, हर किस्म के लोग आपके साथ में काम करते हैं। आज ये हमारी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सोशली सेंसिटिव जो समाज में लोगों की जो कमी है वो वहां हम एक एक्टर को जो है उसमें वो चीजें डालना बहुत जरूरी है। किसी भी थिएटर कंपनी में जो ट्रेनिंग होती है ये इसका सबसे बड़ा काम होना चाहिए, बिकॉज अगर वो समाज में इफ ही इज नॉट गोइंग टू मेक द सेंसिटिव देन उसका कोई काम नहीं। सिर्फ उसको किसी धंधे के लिए अगर ट्रेन करना है तो उसके लिए तो बहुत सारी एक्टिंग क्लासेस शुरू हो गई आजकल हर कॉर्नर में, लेकिन एक तो होलिस्टिक जैसे अपना हमारे लॉरेंस सलीवर ने बड़ा अच्छा कहा था कि एन एक्टर मस्ट हैव अ माइंड ऑफ अ फिलोसोफर एंड अ बॉडी ऑफ एन एथलीट। उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो समझे उसकी आवाज है वो और बढ़ सकती है। खास करके सोशल मीडिया में आज आपके पास देखिए, अगर आप एक एक्टर बनाते हैं तो सामाजिक तौर पर जो सेंसिटिव होता है तो उसका बहुत फायदा है, और नए एक्टर को वो बनना पड़ेगा और उसको बनाना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। और ये हर किसी थिएटर जब ग्रुप में आप काम करते हैं, जहां तक मैं जानता हूं हमारा जब माहौल था उसमें माहौल ये प्रोग्रेसिव थिएटर एक्टर बनना ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। जब भी मैं ट्रेन करता हूं उसको प्ले किया था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं आदरणीय रामगोपाल बजाज जी का, त्रिपुरारी शरण जी का, फिरोज अब्बास खान जी का। आप लोग आए और आपने इस मसले पर बहुत ही विचारोत्तेजक और महत्वपूर्ण बातें कही, और हम ये बातचीत जारी रखेंगे। और जब भी चाहे इस साल या अगले साल जयरंगम हो और स्थितियां थोड़ी सामान्य हो और हम इस कोरोना वायरस के संकट से गुजर जाएं और निकल जाएं, तो आप सब जयरंगम में जयपुर आइए हमारे मेहमान के रूप में, और वहां देखिए और हमारे साथ कुछ समय बिताइए और देखिए कि एक दीपक गेरा और उसकी मंडली ने, उनकी मंडली कैसे इतना बड़ा आयोजन अपने दम पर बिना किसी भारी भरकम दूसरी संस्थागत मदद के कर लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आज की शाम बंद करने के पहले हम ये प्रार्थना करें कि हिंदुस्तान में दीपक गेरा जैसे 1000 लोग पैदा हों, बढ़े। हाँ, तब थोड़ा सा बड़ा परिवर्तन दिख जाएगा हम लोगों को। देखिए बच्चू भाई सलाम कर रहे हैं दीपक गेरा को, हम सब उनको मानते हैं। सही बात है। और इस बातचीत को हम यही विराम देते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी।